नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरकारी तौर पर हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और फसल खरीद का आज दूसरा दिन था, लेकिन प्रदेश की कई मंडियों में आज भी किसान फसल लेकर नहीं पहुंचे। जो किसान मंडियों में पहुंचे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल कोरोना को देखते हुए फसल खरीद के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। इसमें पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसानों को एसएमएस के जरिए मंडियों में बुलाया जा रहा है। जिन किसानों को ये एसएमएस मिले हैं उन्हें ही मंडियों के गेट पास दिए गए हैं। कई जिलों में जिन किसानों को एसएमएस मिले हैं उनकी फसल ही तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जो किसान फसल मंडी लेकर पहुंचे हैं, उनको एसएमएस का हवाला देकर उनके फसल की खरीद नहीं हुई है। किसानों की परेशानी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बड़ी बहस में आज खास मेहमानों के साथ इसी विषय पर करेंगे आज की चर्चा। किसान अनाज मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए पहुंचा। सोचा था इस बार इंतजाम बहुत खास है, आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और निकली। किसानों को मंडी में बताया गया कि उनकी फसल के रजिस्ट्रेशन का मैसेज अभी तक आया नहीं है और बिना एसएमएस के मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होगी। सबसे पहले बात अंबाला जिले की करते हैं, जहां अनाज मंडी में फसल खरीद की पूरी तैयारियां कर ली गईं, लेकिन दूसरे दिन भी एक दाने की खरीद नहीं हो पाई। एक तो किसानों की फसल अभी पककर तैयार नहीं है, दूसरा अब रजिस्ट्रेशन के मैसेज ने रही सही कसर पूरी कर दी। किसान अब सोच रहे हैं कि फसल को रखें तो कहां रखें। प्रेमचंद एंथन्स नाम से हमारी फर्म है और एक ट्रिक से गवर्नमेंट ने कह दिया कि बारदाना आपको बारदाना भी मिलेगा, आपको खरीद भी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशानी आ रही है और ये कह रहे हैं हम अपना आपको पूरी सुविधा मिलेगी, सुविधा किसी तरह से कोई नहीं है। अब जिम्मेदार कब से बैठा, सुबह का आया हुआ और उसका अभी तक माल नहीं भरा जा रहा है। अंबाला के अलावा करनाल की अनाज मंडी में भी हालात ज्यों के त्यों बने हैं। दूसरे दिन भी फसल की खरीद ना के बराबर हो पाई। किसान गेहूं ट्रॉली में लेकर मंडी तो पहुंचे, लेकिन गेट पर ही उनको रोक दिया गया, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर कराए रजिस्ट्रेशन का मैसेज अभी आया नहीं था। अपने घर पे उतार कर सेव कर लो, घर पे रखो, जो बुलाएंगे तो आएंगे। ये घर कैसे उतार लेंगे, इतनी जगह किसके पास है? घर में कहाँ रखेंगे, रहने के दो कमरे तो है ही, छोटे छोटे तो हम किसान हैं। ऊपर हमने ऑनलाइन करा रखी है, गेट पे ही हमारा गेट पास बनाए और उसमें जितना हमने ऑनलाइन करा रखा उसमें तक काट दो। इसके अलावा यमुनानगर के हालात भी अंबाला और करनाल जैसे ही हैं। फसल कटने लायक नहीं है तो किसानों को रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ रही है। मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को इस समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। बनता तो बात है नहीं, पीछे भी कराया था, ना कोई गेट पास था काटा, ना कोई लेना देना कुछ। ये तो आई छपाई का प्रोग्राम क्या अंडे पर यहाँ ट्रैली भेजी थी तो उसमें वो नहीं आया। मेरी फसल मेरे ब्यौरा का है ना, वो कहा भी 3-4 दिन लाएंगे। पहुंचाएंगे, हमने क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसे हमारा प्रोग्राम होगा, तब तक सरकार के साथ कोई बात करना अच्छे लगे। अब खाली तो बात करने का कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन अब तक तो कोई सुविधा है कोई पता नहीं लग रही है। बल्लभगढ़ में बिना मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसे में किसानों के मन में पुरानी व्यवस्था भी आ रही है, जब मैपिंग का काम आड़ती किया करते थे और फसल तैयार होने के हिसाब से मंडी में फसल मंगाई जाती थी। अखबार में आई थी उनकी 1 तारीख को मंडी चालू होगी। अनपढ़ आदमी, सिर्फ पढ़े लिखे भी नहीं है, ट्रैक्टर हैं जो किराए के हैं, घर गिरने की कोई हमारे पास जगह नहीं है, गिरे तो फिर डबल मजदूरी लगेगी। शुरुआती चरण में किसानों को भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन सरकार का कहना है कि किसानों के एक एक दाने की खरीद एमएसपी पर होगी और इसके लिए किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जी। और वहाँ पर पानी की व्यवस्था, बारदाने की व्यवस्था, हालांकि अभी जो है आवक नहीं है, गेहूं की फसल पकी हुई नहीं है और सरसों जो है पहले ही एमएसपी से ऊपर बिक रही है, जिससे किसान खुश है। और सामाजिक कार्यक्रम थे बहुत सारे हल्के के, उनमें हिस्सा लेके हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि लोहारू हल्का, जिसके अंदर सिवानी, बहल और लोहारू आती है, 90 के 90 हल्कों में 1 नंबर पर बनाना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मेरे जो आशीर्वाद देने वाले किसान भाई हैं, सारे खेती करने वाले लोग हैं,
उनका पूरा पूरा जब तक आशीर्वाद रहेगा लोहारों को पूरे 90 के 90 में 1 नंबर पर रहेगा। आंदोलन के चलते प्रदेश सरकार इस साल फसल खरीदने को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। इस बार प्रदेश सरकार के मुताबिक 63,47,000 एकड़ में गेहूं की फसल की बुआई हुई है और 125 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर 48 घंटे में किसान के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है तो 72 घंटे के बाद से 9% ब्याज के साथ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसानों से 81 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी फसल खरीद को लेकर सरकार को घेरा। सैलजा ने कहा कि मंडियों में स्थिति सरकार के दावों के बिल्कुल उलट है। सिस्टम से होगी, पोर्टल खोलते हैं लेकिन इनके सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं। कहीं पर कोई अफसर नहीं है, कहीं कोई खरीद नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी और अब आप किसानों से पूछिए, मंडियों का हाल पूछ लीजिए, कहीं बारदाना नहीं है तो कैसे होगा। केवल हर बार की तरह इन्होंने बरगलाना है हमारे किसानों को, मजदूरों को, उनकी पेट पर लात मारनी। और चलिए अब आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि दूसरे ही दिन एसएमएस और पास के खेल में आखिर किसान क्यों फंस गया। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि खरीद के दूसरे दिन भी मंडियों में आखिर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, किसान मंडियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तीसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि 81 लाख टन गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा गया है वो आखिर कैसे पूरा होगा, अगर अभी से इस तरह की स्थितियां मंडियों में देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। मनोज पंघाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। मनोज पंघाल जी, आपका भी स्वागत। और शिव कुमार संधाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट उप प्रधान अनाज मंडी एसोसिएशन के हैं। शिव कुमार संधाला जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। आज खरीदी का दूसरा दिन, एक तो मंडियों में सन्नाटा, दूसरा एसएमएस को लेकर के किसान बेहद परेशान नजर आए हैं। कैसे देखा जाए, जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है उसको कैसे अचीव करेंगे? देखिए आयुष, ऐसा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद पोर्टल जो सरकार ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य है फसल खरीद के अंदर पारदर्शिता लाना और किसान की उपयोगिता बढ़े, किसान को समस्याएं ना आए, इसलिए इस व्यवस्था को लाया गया है, ये जो सुधार किया गया है। लेकिन मैं अभी आपका पैकेज देख रहा था, जिस पैकेज में जिक्र हो रहा था, एक तो आपने मंडियों में सन्नाटे की बात की, हालांकि वो मैं स्पष्ट कर दूं कि रबी की खरीद फसल का सीजन वैसे तो 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में शुरू होता था। अगर आप हरियाणा प्रदेश का पिछला 20 साल का भी अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो 10 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में रबी खरीद फसल शुरू होती थी। लेकिन इस सरकार ने पहली बार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की और 10 अप्रैल से जो सरसों वगैरह की खरीद जो है वो शुरू होगी। और 1 अप्रैल से करने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि कुछ किसान भाई जिनकी फसल थोड़ा पहले पक जाती है उनको कोई समस्या ना आए, वरना हम ऐसी स्थिति हरियाणा प्रदेश में देखते थे कि किसान भाई मंडी में फसल लेके आते थे, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वो मंडी में गर्मी में बैठे रहते थे, मच्छरों में बैठे रहते थे, इस तरह की परेशानी उठाते थे। लेकिन इन ऐसे भाइयों को समस्या ना आए, सरकार ने 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी। अब बात आ जाती है जो पोर्टल के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है। मैं चाहूंगा आयुष के बारे में बताना बहुत जरूरी है, आपके चैनल के जरिए किसान भाइयों को भी पता लगे। हालांकि किसान भाई अवेयर है, लेकिन फिर भी ये बात जानी चाहिए। देखिए, जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसके ऊपर किसान भाइयों को अपना विवरण डालना होता है, डिटेल भरनी होती है, सबसे पहली बात उसमें एक टेंटेटिव डेट किसान के द्वारा भरी जाती है कि उसकी कनक कब पक जाएगी, यानी कि कब वो स्थिति में होगा कि वो मंडी में अपनी कनक ला सके। उस हिसाब से मैसेज जाता है और वो मैसेज के हिसाब से मंडी में अपनी फसल को लेके आता है। अगर ऐसा हो कि जो टेंटेटिव डेट उसने सोची थी उससे उस वक्त तक फसल नहीं पकी, फसल 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिले हो रही है, तो उसके अंदर ये प्रोविजन भी है कि वो चाहे तो स्वयं उसको रीशेड्यूल कर दे
और अगर वो खुद रीशेड्यूल ना करे तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को ये अख्तियार है, वो उसके पास या उससे बात करके रीशेड्यूल करवा सकता है। और अगर उसकी दी हुई डेट से पहले उसकी कटाई लग जाए या फसल तैयार हो जाए, तब भी उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको रीशेड्यूल कर सकता है। तो मैं यहाँ स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बार बार बात हो रही है कि देखिए किसान की फसल पहले पक गई, अभी तक उसके पास मैसेज नहीं आया, तो ये इसके अंदर प्रावधान है। अगर किसान भाई को लगता है कि मैंने डेट डाली थी 10 अप्रैल की, लेकिन कटाई रही उसने 1 अप्रैल को लगा दी और 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को स्थिति में है कि मंडी में ला सके, तो वो 30 मार्च को, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि अचानक रात को उसका ख्याल आया और सुबह वो कटाई लगा दे। नेचुरली वो प्लान होता है, उसको पता है मेरी फसल पक रही है, मुझे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपनी कटाई लगानी, तो वो उसको रीशेड्यूल कर सकता है। ये अख्तियार उसके पास है और वो या सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से रीशेड्यूल करवा सकता है। तो पहली बात है। अब जो दूसरी बात है, मुझे लगता है इससे काफी हद तक ये स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अभी आप एक जिक्र कर रहे थे आपके पैकेज के अंदर बारदाना का। मैं आज आप ही का चैनल देख रहा था, उसके अंदर किसी कहीं पे कोई आप किसी आड़ती भाई को दिखा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि साहब अभी तक बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ, और वो कुरुक्षेत्र मंडी की बात। मैंने तुरंत वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे बात की कि क्या कुरुक्षेत्र मंडी में बारदाना नहीं पहुंचा, तो मुझे बाकायदा फोटो भेजी गई व्हाट्सएप पे कि साहब मंडी में बारदाना पहुंचा हुआ है, आड़ती भाइयों के पास बारदाना दे चुके हैं, बाकी बारदाना शेड के नीचे यहाँ रखा हुआ है और उनकी और जरूरत के हिसाब से उनके पास बारदाना पहुंच जाएगा। ये मैंने खुद कंफर्म किया। अब बात आ जाती है यहाँ पे शैलजा जी के बयान की, जो शैलजा जी बोल रही है। देखिए, एक तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये कांग्रेसी मित्र अपने राजनीतिक बयान में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको किसानों की बड़ी चिंता है। जैसे मैंने शैलजा जी की बात सुनी तो तुरंत मेरे जहन में आया कि मैं 2014 के अंदर जो गेहूं की खरीद हुई थी, जब हुड्डा साहब अभी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हमारी सरकार तो अक्टूबर में आई, तो मैं देखता ये हूं कि उस वक्त गेहूं की खरीद होती है 56 लाख मीट्रिक टन। वर्तमान मनोहर सरकार पिछली गेहूं खरीद में ही 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करती है। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त अगर 56 लाख मीट्रिक टन होती है, ये सरकार 70 लाख मीट्रिक टन कर लेती है, तो ये जो 21 लाख मीट्रिक टन की खरीद ज्यादा हुई, क्या ये नहीं दिखाता कि कांग्रेस की सरकार के दौरान किसान की फसल नहीं खरीदी जाती थी? क्या वजह है कि जैसे ही मनोहर जी सत्ता में आते हैं, चाहे धान की खरीद की बात करें, चाहे गेहूं की खरीद की बात करें, हर साल खरीद बढ़ती चली गई। दूसरा, मैं देख रहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, कभी मक्का की एमएसपी घोषित नहीं हुई। वर्तमान सरकार सत्ता में आती है, केंद्र में मोदी जी आते हैं, मक्का की एमएसपी घोषित होती है, हरियाणा सरकार मक्का की खरीद भी करती है। फिर मैं देख रहा था कि कांग्रेस की सरकार ने कभी बाजरा की एमएसपी में खरीद क्यों नहीं की। तो मैं देखता हूं कि वर्तमान सरकार पिछले खरीद सीजन में ही 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा एमएसपी से किसान का खरीद लेती है। फिर मेरी नजर जाती है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एमएसपी में हो सकता है किसान को फायदा दिया हो। तो मैं देख ये रहा हूं आयुष कि 2005, 6, 6, 7, 7, 8 मतलब गेहूं की एमएसपी पे मात्र 10 रुपए की बढ़ोतरी। फिर मैं देखता हूं कि हो सकता है कि कांग्रेसी सरकार के दौरान शायद सरसों खरीद लिया गया हो किसान, तो मैं वहां देखता हूं कि कभी कांग्रेस ने किसान की सरसों भी नहीं खरीदी। चलिए, बाल मुकुंद जी से मैं जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, बाल मुकुंद जी से मैं जवाब लेता हूं। बाल मुकुंद जी जवाब दे। आज का जो विषय है, जो आज की फसल खरीद की अव्यवस्था है, जो कुप्रबंधन है, उस पर बात चल रही है। ये बाजरा, मक्का, जो फलाना धमकाना, आदम के जमाने की बात करना, कभी नेहरू जी की बात करना, कभी आज की बात करना, ये व्यवस्था परक नहीं है। आज व्यवस्था परक ये है, ये टारगेट की बात करें। टारगेट अगर हमारे टाइम में 56 लाख मीट्रिक टन था, तो वो तो हर साल बढ़ेगा। पिछले साल इन्होंने 70 लाख मीट्रिक टन खरीदा, फिर 73 लाख खरीदा, अब टारगेट 80 लाख। वो तो उत्पादन बढ़ रहा है। तो उत्पादन क्यों बढ़ा ये बता दो। उत्पादन क्यों बढ़ा ये बता दो। आपके समय में उत्पादन क्यों नहीं बढ़ गया? अरे जमीन तो वही है भाई, खेत तो वही है, तो क्यों नहीं बढ़ा? अरे किसान को सुविधा दी होगी, किसान को प्रवीण जी सुन लेते। आपके समय में किसान मेहनत नहीं, ठीक है प्रवीण जी, आपने देखिए अपनी पूरी बात रख ली। बाल मुकुंद जी को आप बोलने दें। बाल मुकुंद जी जी, सिद्धराज जी, ऐसे हम डिबेट को ऐसे चलने भी नहीं देंगे। ये क्या तरीका है? नहीं, बाल मुकुंद जी बिल्कुल बाल मुकुंद जी अपनी बात रखें आप। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, आज केवल गेहूं की खरीद के विषय में है। प्रवक्ता ये बताए कि कौन सी एजेंसियां लगा रखी हैं, आपने बारदाने की क्या व्यवस्था है, मजदूरों की क्या व्यवस्था है, सिलाई मशीन की, उठाई की, ट्रांसपोर्टेशन की, 10 चीजें समस्या आई हुई किसानों का।
आप खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आपकी रिपोर्ट कह रही है। आप ये तो इतनी बड़ी सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आपने रिपोर्ट दिखाई कुरुक्षेत्र में बारदाना नहीं है। ये साहब कह रहे हैं कि मैंने फोन किया, मतलब यही सरकार है, यही सब कुछ हो गए। भाई आपने क्या फोन किया? जो इसका मतलब तो आप दूसरी रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट पर तो सबको तसल्ली होनी चाहिए। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये इनको ये कहना चाहिए कि हम देखेंगे, मतलब ये पहले ही देख चुके हैं। मतलब इतना तो मतलब जमीन होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, बाइट की बात कर रहा हूँ। बाल मुकुंद जी, चलिए अच्छा है, मुझे अच्छा लगा प्रवीण जी ने देखा और उस पर संज्ञान लिया। यही तो हम चाहते हैं। और हमें क्या क्रेडिट चाहिए भाई? हमने खबर दिखाई, उन्होंने बात की, वहां वो व्यवस्था सुधर गई हो, बस इतना ही हमारा मोटिव है। तो अच्छी बात हुई, ये तो अच्छी बात हुई, प्रवीण जी ने संज्ञान लिया। अगर आप मुझे समय दीजिए, मैं कुरुक्षेत्र पता करके मैं बताता हूँ आपको। अवश्य पता मुझे करो, जिम्मेवारी अवश्य पता दीजिए किस मंडी की व्यवस्था ठीक नहीं आई उसकी। जरूर करो। मैं फिर भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्नदाता परेशान ना होना चाहिए। इसीलिए तो डिबेट का विषय, डिबेट हम क्यों रखते हैं कि अन्नदाता अगर कहीं परेशान है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये मैं सही बात मानता हूँ। अगर आपके दिखाने के बाद प्रवीण अत्रे जी ने वहां फोन किया तो अच्छी बात है, लेकिन वो आंकड़े उसी तरीके से प्रस्तुत करें। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बाजरा पे जाए, जौ पे जाए, मक्का पे जाए, फिर से में आएगा, फिर डिबेट। ये तो काफी लंबे समय से प्रवक्ता हैं और भगवान करे, हम तो उम्मीद करते आगे भी प्रवक्ता रहेंगे, उस समय उस पर बात कर लेंगे। आज ही फिर आज जो ये रबी की फसल पे आज की खरीद की बात है, 1 तारीख से शुरुआत क्यों की? देखो इसमें बड़ा जोल है, इनको खुद पता है। ये प्रवक्ता मान रहे हैं कि 10 से 15 को फसल आती है, 1 तारीख से क्यों रखते हैं? ये केवल ये दिखाने के लिए कि मंडी में खरीद होती थी, हमने 40 दिन खरीद करी। क्या हाल करना चाहते हैं आप? ये बताइए व्यवस्था क्या है इन 10 दिनों में? इन 10 दिनों में अगर फसल खरीदी नहीं, बाल मुकुंद जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उन व्यवस्थाओं का मैं जरूर बिल्कुल उसका जवाब लूंगा और प्रवीण जी उसका जवाब देंगे कि क्या है जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए क्या है। पंजेटा जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। आयुष जी, पहले तो मैं शुरुआत जो आज राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्टार्ट करूंगा। दूसरा, अब हम आते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। यहाँ पे बात हो रही थी अभी कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ये कैसी सुविधा है कि किसान का सारा ब्यौरा आपके पास है, लेकिन किसान के पास मैसेज नहीं है। जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल है, अगर ऑनलाइन आपके पास एक किसान का रिकॉर्ड है तो क्या वो एक मैसेज की वजह से मंडी के बाहर इंतजार करेगा, या ये मार्केटिंग कमेटी के जो लोग हैं उनका दायित्व बनता है मंडी बोर्ड वालों का कि वो अपना रिकॉर्ड चेक करें कि ये किसान अपनी फसल लेके आया तो उसकी तुलाई, उसकी फसल का उसको क्यों नहीं खरीदा गया। ये आज की खबर अखबार में भी आई है, बबैन की भी आई है, इंद्री की मंडी की भी आई है कि किसान को एक मैसेज ना होने की वजह से। अगर आप पहले क्या होता था, देखिए आयुष जी, रात को 12 बजे भी अगर ट्राली लेके जाता था किसान तो रात को 12 बजे उसकी ट्राली खाली होती थी, तुलाई भी होती थी और साथ में पैसा भी मिलता था। वो सुविधा थी या ये सुविधा है? मतलब किसान दिन में सारा दिन बाहर खड़ा हुआ तंग हो रहा है और उसकी जो है वो तुलाई नहीं हो पा रही है। ये कैसी सुविधा दे रहे हैं ये? अभी बात शिव कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। पंजेटा जी की बस बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके पास आता हूँ। अभी पहले क्लिपिंग चल रही थी 18, ये कह रहे थे 48 घंटे में अगर किसान को भुगतान नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे, 9% ब्याज देंगे। अरे आड़ती जो था वो आड़ती अगर 2 दिन भी 18 से 24% ब्याज दिया करता है किसान को। मैं पहले आपको बता दूं, आप 9% की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बारदाना की यहाँ जिक्र हो रहा था आयुष जी। बारदाना अगर आप अपनी दिखाएं जो आपकी अभी भी हुई है, ये सिर्फ एक जगह का बात करें, उसका मैं विश्वास तो देखिए अत्रे जी यहाँ बहुत मैं बड़ा टाइम हो गया उनकी, जो मैंने बाद में क्लैरिफाई किया है, उनके जो यहाँ वो पॉइंट रखते हैं बड़ा जोर से और दूसरों को बता के कि आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, वो 90% जो होते हैं वो झूठी होते हैं। बात में कर किसी मेरे आंकड़े को मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता जो तुमने अभी बोला है। मैं टाइम पे बताऊंगा तुमने क्या झूठ बोला है। नहीं, मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स हम भी चेक करते हैं। चलिए डिबेट में फैक्ट चेक वाला भी एक सेगमेंट रखेंगे, उसमें फैक्ट चेक करा करेंगे हम लोग। लेकिन ठीक है, थोड़ा उससे बाहर आ जाते हैं। पंजेटा जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप में पूरा समय निकल जाएगा। पंजेटा जी बात कंप्लीट कर लें, मैं शिव कुमार जी के पास जाऊंगा।
फैक्ट चेक कर लेंगे हम लोग, फैक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी रख दी, ठीक है। चलिए एक सेकंड, पंजेटा जी, 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 अगर आपको नहीं जानकारी है तो जानकारी लीजिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, लेकिन अगर कोई तथ्य है तो रखिए यहाँ पे, अगर है कोई तथ्य रखिए, अपने घर में लेकर बैठिए, बैठ रही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए प्रवीण जी, मैं क्लेरिफाई करता हूं ना भाई। देखिए, अगर उन्होंने बताया कि आप फैक्ट्स गलत रख रहे हैं तो वो बताएंगे ना, उनके पास कौन सी जानकारी है जो फैक्ट्स आपने गलत रखे हैं। बहुत जल्दी से पंजेटा जी, ठीक है, इससे बाहर निकल आइए। पंजेटा जी और प्रवीण जी दोनों लोग, थोड़ा सा समय कम हो जाता है बाद में, और मेहमान है मेरे साथ। पंजेटा जी कंप्लीट करें। पहले क्या होता था आयुष जी, जब किसान की ढेरी तुल रही होती थी तो साथ साथ उसका भुगतान होता था, ठीक है। पहले की अगर व्यवस्था आप कह रहे हैं कि सुविधा के लिए बनाई है, तो किसान को सुविधा हो क्यों रही है? अखबारों में खबरें क्यों छप रही हैं? मैं तो गलत हो सकता हूँ, अखबार तो नहीं हो सकते गलत। अगर यहाँ बैठ के हम ये अखबार की न्यूज भी कोट करते हैं तो ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के। हद भी हो गई है ये तो भाजपा वालों की। ये तो बताऊंगा आपको। आप पहले ये बताइए, आपका चीफ मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर पिछले 6 महीने से आपकी नियुक्ति नहीं हुई जो खरीदता है, ठीक है। बारदाना आपके पास पर्याप्त है नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आप पंजीकरण मुफ्त में करते थे, आपने तथ्य चेक किए, कर दिए। आपने पैसे लेने शुरू कर दिए क्या नहीं किया किसानों से? मैं कह रहा हूँ आपने तथ्य चेक किए हैं। मैं आपको यहाँ पे चलिए पंजेटा जी, अब आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए। प्रवीण जी आप उसको नोट करिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन शिव कुमार जी, मैं अब आपके पास आ जाता हूँ। शिव कुमार जी, क्या दिक्कत है अभी? प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है मंडी के अंदर? एक तो किसान नहीं पहुंच रहा है क्योंकि फसल अभी पकी नहीं, क्या सिर्फ ये वजह है? और इसके अलावा पोर्टल को लेकर के और एसएमएस को लेकर के जो दिक्कतें हो रही हैं, क्या हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। शिव कुमार जी। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को नमस्कार, प्रवीण जी को भी और आपको भी मेरा नमस्कार आयुष जी। मैं ये जानना चाहूंगा, आपको भी मेरा नमस्कार आयुष जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मेरे साथी हैं प्रवीण जी, क्या मेरे सवालों का जवाब देने में सक्षम है? इसलिए बैठा हूँ, पूछिए। तो मैं इनसे डिबेट करूं, फिर मैं सवाल रखूं अपने? नहीं, वो अगर मुझे मेरे सवालों का उत्तर देंगे यहाँ पर और सरकार की तरफ से सक्षम है उसको सॉल्व करने में, तो मैं अपनी बात रखूंगा, फिर मैं बताऊंगा वे सिस्टम में क्या कमियां हैं। बता दें शिव कुमार जी, बता दें। अपनी नीतियां जो अभी लागू की है, खरीद का जो तरीका बनाया है, तो वो अभी मेरे आड़ती भाइयों को अवगत नहीं कराया उससे। सरकार ने बताया नहीं भी खरीदने का क्या तरीका रहेगा। जैसे अभी 2 दिन सफर किया, यानी 1 तारीख और 2 तारीख को अभी जो थोड़ी बहुत अपना अनाज मंडी में आया, तो इनका जो तरीका है गेट पास का, उस पे इन्होंने कह दिया कि जितना किसान कहेगा, भाई मान लीजिए भी 25 क्विंटल गेहूं लेके आया किसान, और उसका पोर्टल पे जितना और उसमें गेट पास में जितना लिखा गया, अगर उससे ज्यादा जे फार्म काट दिया तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सिस्टम कहाँ ठीक है इनका? ये इतना झूठ बोलते हैं। अब पहले अपना सिस्टम तो ठीक कर ले। जब पैडी का सीजन गया, पैडी के सीजन में इनका सिस्टम सारा धराशायी हुआ। इतनी लंबी लंबी कतारें लगी, किसान 36 घंटे के अंदर अपनी ट्रॉली खाली करके गया। और अब कह रहे हैं भाई जो आदमी गेहूं लेके आया उसके पास मैसेज नहीं, और जिसके पास मैसेज गया उसकी गेहूं तैयार नहीं। तो बताइए किस प्रकार किसान अपनी फसल मंडी में बेचेगा? और पहले मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि अभी तो पैडी का 830 किसानों का पैसा बकाया पड़ा है सरकार के पास। वो उसका जवाब दें। और उसके बाद जो इनका पोर्टल सिस्टम है, अभी भी पोर्टल की वेरिफिकेशन हो रही है सर। क्या कब तक करेंगे वेरिफिकेशन उसकी? जब वेरिफिकेशन पूरी होगी तभी सरकार आगे चलेगी। और अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना पोर्टल नहीं करा पाए, जिनका पोर्टल नहीं हो पाया, वो अपनी फसल कैसे बेचेंगे? चलिए ठीक है, आपके सवाल मुझे लगता है प्रवीण जी तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक बारदाना नहीं। मनोज जी, मैं मनोज जी का भी रुख कर लेता हूं, किसान नेता हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनका लेता हूं, फिर प्रवीण जी मैं आऊंगा आपके पास। मनोज पंगाल जी, क्या वाकई में व्यवस्थाएं हैं चुस्त इस समय आपको मंडी के अंदर नजर आ रही है? और ये जो फसल खरीद हो, ये जो लक्ष्य रखा गया, वजह क्या है? किसान क्यों नहीं पहुंच रहा? और इस एसएमएस को लेकर के भी परेशानी है किसानों को। देखिएगा अंकुश जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं देना चाहूंगा, आपने आज समय दिया। तो ये मंडी सरकार की फसल सरकारी जो व्यवस्था है, वो तो आपके सारे न्यूज पेपरों में साफ साफ लिखा हुआ कि सरकार की तैयारियां कैसी थी। और सरकार तैयारियों का पता तब चलेगा जब गेहूं की आवक आ जाएगी, सभी पोल उस टाइम में खुल जाएगी। ये तो भाई अलग बात है।
और जो सरकार मंडियों को खत्म करने पे जा रही है, उस सरकार से क्या तो कर सकते हैं कि वो सरकार वो किसान की फसल की खरीद अच्छे से करने की मंशा रखती है ना रखती है। ये तो एमएसपी को खत्म करने जा रहे हैं, मंडियों को खत्म करने हैं, तो ये सारा ढकोसला है सरकार का। ऐसी कोई इन्होंने, अब मैं बात करता हूँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, तो ये तो इन्होंने साफ किसान का एक खर्च ही बढ़ा दिया, उसका समय खराब कर दिया। अब वो मारा घूम रहा है, कभी कंप्यूटर सेंटर पे जाता है, कभी अधिकारियों को चक्कर लगाता है। अब वो अपनी फसल वो खेत में तैयार करे या ये पंजीकरण करवाता फिरे, क्या क्या करे किसान ने बचत कर दिया है। और इसका मुझे जो लगता है पूरा जो निचोड़ ये लगता है कि इन्होंने ये ढाल लिया, इन्होंने मनसा बना लिया, ये कॉर्पोरेट की सरकार ने ये मनसा ये बना लिया कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से किसान को तंग किया जाए, मंडियों को बंद किया जाए, इसको इस जमीन से बाहर निकाला जाए और पूरी जमीन को, पूरे एग्रो बिजनेस को कॉर्पोरेट के अंदर ले जाया जाए। ये सभी उसी के एक एजेंडे हैं। जो हमारी ये संता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारी शर्तों को मिला के हम देखते हैं तो ये देश के किसानों को खत्म करने का एक तरीका है, जिससे कि पूरे के पूरे एग्रो बिजनेस का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्या है, अभी आज ही मैं खबर पढ़ रहा था दैनिक जागरण में शायद हो कि किसान मारा घूम रहा है, उसकी कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है। अब कहाँ जाएगा वो अपनी फसल करेगा। अब एक मैसेज आएगा, किसान 2 एकड़ 3 एकड़ का एवरेज किसान है हरियाणा में, उसकी फसल कब करेगी, कंबाइन वाले को कब मिलेगा, कैसे होगा, वो मैसेज निश्चित करेगा, क्या करेगा। एक सोचने वाली बात है। मैसेज आ गया मेरे पास अभी, मुझे 1 घंटे में तो मुझे मिलने चाहिए कंबाइन, आज मिल जाएगी। 3 दिन 4 दिन लोग पीछे फिरते रहते हैं कंबाइन के, तब जाके खेत से फसल कटती है। तो ये तो वो बड़ी अनऑथेंटिक सी बात करते हैं जो हवाई किले हैं। तो ये कुछ भी सरकार आज हम कहें कि ये किसान के पक्ष में कुछ नहीं कर रही है, किसानों को खेती निकालने की। ठीक है, चलिए मनोज जी, आपके हिसाब से किसान के हित में कोई काम नहीं हो रहा। चलिए प्रवीण जी जवाब दे दें आप। आयुष, मैं उम्मीद करूंगा मैं सभी भाइयों की बातों का जवाब दूं। 2 भाइयों ने तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, 2 भाइयों ने तो केवल राजनीति की है, लेकिन जवाब सबका दूं। सबसे पहले जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे सवाल उठ रहा है, पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है और मुझे लगता है हमारे प्रदेश का किसान समझ चुका है कि ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्यों जरूरी है। आयुष, आपको याद होगा जब पीछे बाजरे की खरीद चल रही थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2150 रुपए एमएसपी पे सरकार बाजरा खरीद रही थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 1000 रुपए में बाजरा बिक रहा। कुछ लोग क्या करते थे, वहां से 1000 रुपए में बाजरा लेके आए और उनकी मंशा ये होती थी, यहाँ 2150 में एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, वो 1000 रुपए का वहां से लिया, यहाँ एमएसपी पे 2150 में बेच दिया। लेकिन जो वो पैसा खर्च हो रहा है बाजरे की खरीद पे, वो हरियाणा का, प्रदेश के किसान का पैसा है। हरियाणा सरकार क्या चाहती है, एक और आंकड़ा दे देता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा। पंजाब में जो पीछे खरीद हुई थी, उस खरीद के हिसाब से पंजाब सरकार ये कहती है कि 182 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन हुआ। और जो एफसीआई का आंकड़ा है वो ये कहता है कि पंजाब से खरीद हुई है 202 लाख मीट्रिक टन। जब उत्पादन 182 लाख का हुआ तो 202 लाख की खरीद कैसे होगी? मतलब 20 लाख मीट्रिक टन ऐसा था जो गोश्त परचेज थी, मतलब बाहर से खरीद के लाए, एमएसपी पे सरकार को बेच दिया। ये पैसा किसका है? ये प्रदेश के किसान का पैसा है। ये किसकी जेब में जाना चाहिए? प्रदेश के किसान की जेब में जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं। अब सरकार ने क्या किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जहां पे किसान अपना पूरा ब्यौरा दे देता है, सरकार के पास पूरा आंकड़ा आ जाता है, कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितने एकड़ के अंदर गेहूं लगी, एवरेज ये है, तो कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार होगी। उससे जो इस तरह का खेल खेलते थे लोग, उनके खेल पे अंकुश लग गया। अब वो जो पैसा बचा उस अंकुश लगने से, उससे सरकार ने क्या किया, सरसों की खरीद करनी शुरू की, मक्का की खरीद करनी शुरू की, बाजरा की खरीद शुरू कर रही, मूंग की खरीद शुरू की, सूरजमुखी की खरीद शुरू की। लाभ किसको हुआ? प्रदेश के किसान को। तो ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा नंबर 1। नंबर 2, अब जिस बात का जिक्र करूंगा, यहाँ पे अभी शिव कुमार जी ये कह रहे थे कि साहब अगर वहां पे गेट पास में एंट्री गलत हो जाए तो वो उसको घुसने नहीं देते। शिव कुमार जी, प्रावधान ये है कि अगर गेट कीपर जो गेट पास है उस पे अगर पोर्टल में जो एंट्री की गई है और गेट पास पे एंट्री गलत हो जाए, उसमें वेरिएशन आ जाए, तो वो गेट पास वहीं पे रद्द किया जा सकता है, नया गेट पास वहीं पे निकाला जा सकता है। अगर किसान खुद नहीं निकाल सकता तो नया गेट पास मार्केट कमेटी जारी करती है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे ये सुविधा भी है कि अगर किसान का गेट पास ओरिजिनल उससे गुम हो जाता है तो वो उसका प्रिंट आउट है। सुनिए शिव कुमार जी, आपके कहने से बात नहीं होगी ना, आपने पूछा, मेरा जवाब सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए भाई, बीच में ना बोलिए, चुप करवा लीजिए। अरे सुन लीजिए, ठीक है शिव कुमार जी को सुन लेते हैं।
और अगर कुछ गलत है तो कहीं आप उसको और करेक्ट करिएगा। एक बार सुनते हैं प्रवीण जी क्या कह रहे हैं। कहीं पे ऐसा हुआ है तो आप वो हमारी जानकारी में ला सकते हैं, वरना सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। ये भी बता देता हूँ शिव कुमार जी, आप चाहे तो उस टोल फ्री नंबर को नोट कर ले, 1800-180-2060। इसके ऊपर बाकायदा किसान तुरंत शिकायत कर सकता है। शिव कुमार जी ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी तरह की कोताही बरतता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो अब मैं बात आ जाता हूँ मुद्दे की बात पे, जो हमारे INLD के मित्र यहाँ, हालांकि मैं चाहता नहीं ऐसी टिप्पणी करना, लेकिन जब ये भाई बैठ के यहाँ पे किसान हितैषी होने की बात करते हैं तो मेरी मजबूरी बन जाती है, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करूंगा क्योंकि प्रदेश का किसान जानता है कि वो कितने बड़े किसान हितैषी है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो इन्होंने ये कहा कि देखिए ट्रॉली लेके आ गया, किसान बाहर इंतजार कर रहा है, घुसने नहीं दे रहे हैं, मैंने अपनी डिबेट के शुरुआत में ही ये बताया था कि जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बनता कैसे है, वो मैसेज जाता कैसे है। किसान खुद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी टेंटेटिव डेट डालता है, उस डेट के हिसाब से उसको मैसेज मिलता है। अगर बिना मैसेज के आए कोई किसान आ जाए तो उसके लिए अब वहां पे अधिकारी के पास केवल एक प्रावधान बचता है कि भाई आप बिना मैसेज के आ गए, आपने जो खुद शेड्यूल दिया था आपने वो फॉलो नहीं किया, और अगर आप आ ही गए हैं तो मेरे पास जो ताकत है वो ये है कि मैं 3 दिन में आपको रीशेड्यूल कर सकता हूं, मैं आपको रीशेड्यूल कर देता हूं, आप रीशेड्यूल के हिसाब से अपना माल बेच सकते हो। ये प्रावधान पहले से सरकार ने किया हुआ है। और अब बात आ जाती है जो किसान नेता यहाँ पे कह रहे थे कि किसान नेता ने फिर वही रेटाई बातें कि साहब मंडी बंद करने जा रहे हैं। बता देता हूं, हरियाणा सरकार 81 मंडियों को ई-नैम से जोड़ चुकी है, मतलब ऑनलाइन कर चुकी है। 40 मंडियां और ई-नैम से जुड़ने जा रही हैं। जो सरकार लगातार मंडियों को आधुनिक करती जा रही है, ई-नैम से जोड़ती जा रही है, उस सरकार को कहते हैं साहब ये तो सरकार मंडियां बंद करना चाहती है। अब MSP की बात कर रहे थे साहब, कि देखिए सारा सरकार तो MSP बंद करने, ये कब से कह रहे हैं? जब से ये बात कहने लगे, गेहूं की फसल MSP पे बिकी, धान की फसल MSP पे बिकी, अब दोबारा गेहूं MSP पे खरीदी जा रही है, बाजरा MSP पे खरीदा गया। लगातार सरकार MSP पे फसल खरीद रही है, पहले से ज्यादा खरीद रही है, उसके बावजूद इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब अगर आपके टाइम में खरीद बढ़ गई तो ये उत्पादन बढ़ा इसलिए खरीद बढ़ी। मैं चलो आपकी बात मान लेता हूँ साहब, तो मुझे ये बता दीजिए, हरियाणा की धरती भी उतनी है, किसान भी वही है, आपके समय भी वही किसान थे, तो मनोहर जी की सरकार आने के बाद ये उत्पादन क्यों बढ़ गया? आपने उत्पादन उस वक्त क्यों नहीं बढ़ा लिया? आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि मनोहर जी ने सत्ता संभालती किसान और किसानी को जो सुविधाएं दी उसका नतीजा है ये, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सबसे अंत में एक बात कहूंगा आयुष, होता क्या है, आज तक प्रदेश की बागडोर संभालने वाले या तो किसान की जमीन को हड़पते रहे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते रहे। आज प्रदेश में वो मुख्यमंत्री है जो मात्र 3 एकड़ का किसान, छोटा किसान, जिसको पता है कि किसान की समस्याएं क्या होती हैं, क्या किसान को राहत चाहिए, इसलिए लगातार ऐसी योजनाएं बन रही हैं। अब को एक और उदाहरण देता हूं, जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किसानों के भाइयों के लिए एक योजना लेके आए, 6,000 रुपए सालाना किसान भाइयों के खाते में जमा करना की योजना है। तुरंत उसी वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपए सालाना का लाभ। चलिए प्रवीण जी, मुझे लग रहा है शिव कुमार जी को अभी भी कुछ आपत्ति। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, सरकार का महिमा मंडन न किया जाए, जो आज की जरूरत है, आज की व्यवस्था उस पर बात की जाए। चलिए शिव कुमार जी, ये बताइए, आपने जो समस्याओं का जिक्र किया था, प्रवीण जी ने उसका जवाब दिया, क्या वहां पर वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है? ये जानकारी थी आपको? नहीं, देखिए सर मैं बताता हूं, जैसे इनके उच्च अधिकारियों ने बताया, शेड्यूलिंग सिस्टम कि 60% जो है जितना माल आएगा उसका 60% शेड्यूलिंग करके हमारा चंडीगढ़ से आएगा, 20% हमारा स्थानीय स्तर पे जो मार्केट कमेटी का कर्मचारी है, सेक्रेटरी, वो करेगा। और चलिए शिव कुमार जी जो बचेगा कुछ ऐड करवा लेते हैं। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं शिव कुमार जी। प्रवीण जी बहुत जल्दी से ऐड पाएगा, जिस दिन उसका नंबर है वो नहीं आ पाएगा तो 20% उसके लिए शेड्यूलिंग बचेगा। तो जैसे इन्होंने कहा, ये इसके उलट है बिल्कुल। 60% जो लोग चंडीगढ़ से करके भेजेंगे, उसको क्या पता है किसान की एक बार इनको रोकिए, मैं इनको बता देता हूं कि हमारे सवालों का जवाब आ जाएगा। ये बात आप आरती पे छोड़ दीजिए और हमारे को बोल दीजिए जितने किसान आपने बुलाए हैं। आज आपने 5,000 कुंटल गेहूं तोल लिया और 5,000 शिव कुमार जी आपको आवाज मिल रही है क्या हम लोगों की? और न सरकार तंग होगी? नहीं, पता नहीं इनको आवाज। शिव कुमार जी ऐसा है, इस सरकार ने फसल, हाँ जी मिल रही है, हाँ इस सरकार ने फसल खरीद के लिए अब की बार एक SOP जारी की है।
शिव कुमार जी वो एसओपी जो है हार्ड कॉपी की शेप में, पीडीएफ की शेप में जी, जी। बाकायदा जारी की है। जो अभी आप एक जिक्र कर रहे थे ना कि आड़तियों को जानकारी नहीं है, बाकायदा आड़तियों को एसओपी की पूरी जानकारी दी गई, एसओपी जारी की गई। आप भी उस एसओपी के एक बार पढ़ लेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। चलिए ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी बहुत जल्दी से। बाल मुकुंद शर्मा जी। जी 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 जी। ये देखिए प्रवीण अत्रे जी इतने लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे क्रूशियल बात है, उसका जवाब नहीं दिया। और आपने पैडी की जो पेमेंट बकाया अभी 830 किसानों की, उसका जवाब नहीं दिया आपने। जो आड़तियों की पेमेंट बकाया आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये सारे ठीक है, एक सेकंड मैं अभी जवाब दूंगा, लेकिन एक बार बाल मुकुंद जी की बात को आवाम जवाब मांगता है। क्या आप बताइए, जो आपने 2020 के अंदर पैडी परचेज करी, आपने उसका भुगतान क्यों नहीं किया आज तक? ठीक है, चलिए बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी, मैं ये कहना चाहता था, जिस तरीके से प्रवीण अत्रे जी साफ गोई से ऐसी बात कह रहे हैं, ये आंकड़ों में इन्होंने कहा 56 लाख मीट्रिक टन कांग्रेस के राज में खरीदेगी और 70 लाख मीट्रिक टन हमारे टाइम में खरीदेगी। अगर ये आंकड़ा भी देखा है 14 लाख मीट्रिक टन है, और ये जनाब कह रहे हैं 20 लाख मीट्रिक टन। ऐसे आंकड़ों में झूठ बोलते हैं। दूसरा मैं बीच में ना बोले आप सुनिए। दूसरा, ये जो प्रवीण अत्रे जी कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, इनकी जन्मभूमि है पेवा और कर्म भूमि कालका। ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कालका से। दोनों मंडियों की क्या व्यवस्था ये बता दें, दोनों मंडियों में गए हों, वो भी बता दूंगा। दो व्यक्ति खुद विधानसभा कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, वहाँ की मंडी का उन्होंने ये नहीं पता खरीद शुरू होगी भी नहीं भी होगी, पंचकुला में होगी या वहाँ सेंटर में होगी। ये राजनीतिक लोगों की जैसी भाषा का प्रयोग, प्रवक्ता को बहुत सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े सीनियर प्रवक्ता पार्टी के। आप आज की व्यवस्था बताइए, इन मंडियों में बारदाना नहीं है तो कब तक पहुंचेगा? ढुलाई की क्या व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या टेंडर आपने फ्लोट कर दिए, कौन सी एजेंसियां खरीदेंगी, कितना टारगेट दिया गया? जैसे एफसीआई को कितना टारगेट दिया गया, एफएड को कितना टारगेट दिया, और कितनी एजेंसियां हैं? सरकार की पूरी व्यवस्था क्या है, वो चार्ट आपने हमारे सामने पेश करना चाहिए। फिर हम आपको सुझाव देंगे कि भाई ये सुझाव हमारे हो रहे हैं। ये किसान नेता भी इसलिए आए हैं कि अपने सुझाव रखेंगे। तो बीजेपी के प्रवक्ता की तो जिम्मेवारी बनती है कि सभी लोगों के सवालों का जवाब दे, मीडिया के सवालों का जवाब दे। ये उल्टे हमारे तरफ भी सवाल दागने लग जाते हैं। ठीक है पंजेठा जी ने, ठीक है, नहीं जवाब बिल्कुल उनको देना है, प्रवीण जी ही उसका जवाब देंगे। ठीक है, पंजेठा जी। ये दबाव बनाते हैं किसानों पर, कांग्रेस के प्रवक्ता पर, इनेलो के प्रवक्ता पर, ताकि मैं बच के निकल जाऊं। ऐसे बच के निकलने नहीं देंगे। सरकार को जवाब सत्ता पक्ष से ही होगा। ठीक है, अब वो आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि सत्ता में आप लोग भी रहे। चलिए ठीक है, पंजेठा जी। प्रधानमंत्री सवाल जवाब देने से बचते हैं, प्रवक्ता जवाब देने से बचते हैं। आपको तो दिया गया जवाब देने। चलिए पंजेठा जी को सुनेंगे। हाँ, आयुषी यहाँ जिक्र हो रहा था कि अभी ये कह रहे थे मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि मंडियां इनाम से जोड़ी। इनाम का तो मैं जिक्र करता रहा हूँ कि जो आप एक पैरेलल मंडी जो नए कानून में लेके आ रहे हो, उसको भी इनाम के जरिए उसको रजिस्ट्रेशन कराओ। वो पैन कार्ड के ऊपर क्यों आपने दूसरा, बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। अत्रे जी, आज के बाद में कोई डिबेट आपकी गलत बोल रहे हो ना भाई, यहाँ पे गलत बोल रहे हो आप। इनाम के बारे में गलत जानकारी दे रहे हो, मैं केवल इतना कह रहा हूँ। क्या गलत जानकारी दी है? ऐसा है, ई-नैम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल से सरकारी मंडियों को जोड़ दिया गया है। अब अगर किसान के पास कोई ऐसी फसल है जो वो केरला में बेचना या केरला का किसान यहाँ बेचना चाहता है, तो ई-नैम के जरिए बेच सकता है। तो इसमें प्राइवेट और सरकारी का कोई मतलब क्या जाता है? चलिए ठीक है, मुझे लगा ठीक है, उन्होंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, पंजेठा जी बात रखें। आयुष जी, ये करेक्ट करना नहीं होता, ये बीच में इंटरप्ट और डिस्टर्ब करना होता है। मैंने इनको ये कहा है कि चलिए प्रवीण जी आप बोल लेने दीजिए, भाई पंजेठा जी को बोलने दीजिए। पंजेठा जी बात रखें। ये एक ना निहायत ही बदतमीज तरीका डिबेट करने का। ये बदतमीजी सहन नहीं होगी। अरे साहब, ये बदतमीजी नहीं है, मैंने केवल आपको बदतमीजी है। नहीं ठीक है। चलिए देखिए पंजेठा जी, फिर पूरा समय इसी में निकल जाएगा। आप कुछ कहते रहेंगे, एक्शन का रिएक्शन होता रहेगा। पंजेठा जी, मुद्दे की बात से हम भटक जाएंगे।
पंडिता जी आपको जो समय दे रहा हूँ मैं उसमें अपनी बात रखें। अत्रे जी लर्न सम मैनर्स एंड एटिकेट हाउ टू बिहेव ऑन डिबेट। सर अगर आपके बस की बात नहीं है डिबेट करना तो मेरा दोष तो नहीं है, मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने केवल एक चीज करेक्ट कर दी। आप आगे बढ़ो, आगे बोलो अपनी बात। आप बाद में कीजिए, आपका वक्त आएगा जब आप बोले, मैं नहीं बोला, ठीक है। डिबेट का मतलब समझते हैं मित्र क्या होता है? डिबेट का मतलब ही बहस होता है। आप मानेंगे नहीं मतलब, आप मानेंगे नहीं मतलब। आयुष जी के पीछे चल रहा है बड़ी बहस। आयुष जी के पीछे चल रहा है आपको इज्जत रास नहीं आ रही, आपको इज्जत रास नहीं आ रही। आपको केवल ये अरे ठीक है पंडिता जी, देखिए फिर समय देखिए कुछ नहीं हो रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, मुद्दे हम लोग भटक जा रहे हैं। पंडिता जी अपनी बात रखिए, थोड़ा सा एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है चलता, अपनी बात तो रखें कम से कम। आप बात ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे। नहीं सुनिए, मैं बात अपनी कंप्लीट करने से पहले बीच में डिस्टर्ब करें। मैंने इनको ये कहा जो आप नई पैरेलल मंडी लेके आना चाह रहे हैं उसको भी इनेम से जोड़िए। आप सब मुझे इनेम के बारे में बता रहे हो, इस डिबेट के ऊपर 10 बार ही जिक्र कर चुका हूं मैं इनेम का। पहले तो ये सार्केज्म अपने पास रखिए, मैंने बीच में बोल के मुस्कुराना शुरू किया, आपको फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा डिबेट के अंदर। दूसरा, अरे आप अपनी आदत से मजबूर हो क्या? ठीक है प्रवीण जी आपने बता दिया, ठीक है प्रवीण जी आप बोलने दीजिए भाई, प्रवीण जी बोलने दीजिए। पंजेटा जी बात बड़ा बदतमीज आदमी है, समझ नहीं आ रही। आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आप उस पोर्टल से आप भी जुड़ सकते हो। अगर आप किसानी कर रहे हो, अगर आप किसानी कर रहे हो, आप भी जुड़ सकते हो भाई, कोई भी जुड़ सकता है। काम करो, आयुष जी का रोल भी आप ही कर लो, आप ही एंकर बन जाओ, छोड़ो ये चैनल, आप ही चला लो। हाँ तो हो गई यार, मैं तो केवल आपको जानकारी बढ़ा रहा हूँ यार, आप नाराज हो रहे हो आयुष जी। पंजेटा जी ऐसे तो आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए पंजेटा जी अपनी बात रखिए, ठीक है लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है आप उनकी बात है, उनको कहना है, आप अपनी बात को रखते जाइए ना। देखिए आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तब भी वो बोलते रहेंगे, आप बोले। आयुष जी, जब आड़ती एसोसिएशन वाले खुद कह रहे हैं कि चाहे हमें कम आड़त दे दो, अब मंडी में होते क्या है, मंडी में आड़ती होते हैं ना, मंडी में आड़ती होते हैं परवीन अत्रे जी, और जब आड़ती आपको खुद बोल रहे हैं कि हमें चाहे कम आड़त दे दो, हमसे आप हमारी वो जो है फसलें वापस ना लो हमसे, वो तो आपसे सुनी नहीं जाती आड़तियों की मांग, जो आप तुरंत भुगतान करते हैं किसानों का। दूसरा, आप यहाँ ये बोल रहे थे कि पंजाब का उदाहरण दिया आपने, जब हरियाणा में धान घोटाला होता है उसकी तो आप जांच नहीं कर पाते, तब तो आप 25 टन की जगह आप 75 टन की पैदावार दिखा देते हो। आपने पंजाब का उदाहरण दिया, धान घोटाले पे भी बोलिए। उसके बाद आपने ये बात कही, ये 3 महीने से यहाँ पे परवीन अत्रे जी बैठ के बोली जा रहे हैं, 4 महीने से मैं किसान हूं, मैं किसान हूं। मैं एक चैनल सुन रहा था, वहां पे तो ये कह रहे थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो भैया झूठ कौन बोलता है? इंडियन नेशनल लोकदल बोलती है, आप बोलते हो। आप वहाँ मीडिया की नहीं हो सकता किसान, ये बोलो, यही सुनना चाहता था कि आप ये कहना चाह रहे हो कि किसान तरक्की नहीं कर सकता, किसान को अधिकार नहीं है। आप पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप पहले भाई ये बाल मुखर्जी बैठे हैं, बेहतर आप झूठ बोलते हो। अरे मैं कहता हूं आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। इंडियन नेशनल लोकदल झूठ नहीं बोलती। चलिए ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मुझे लग रहा है ठीक है। पंगाल जी को मैं एक समय देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पंगाल जी आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, पंगाल जी, मनोज पंगाल जी क्या बात करते हो? चलिए ठीक है, कोई कुछ भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता है भाई, कोई किसान इंडस्ट्रीज भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज किसान भी हो सकता है, इसमें क्या बात है? देश के अंदर आदमी कुछ भी कर सकता है, वैसा थोड़ा ना कि बधाई हुआ है। चलिए ठीक है, पंगाल जी क्या बात करते हो आप? इंडस्ट्रीज तो आप किसान कैसी कैसे हो गए? आप कहाँ से हो गए? अरे आपकी पूछ लेना, अरे पंजेटा जी चलिए ठीक है, किसान नेता को तो बोल लेने दीजिए, कम से कम किसान नेता को बोल लेने दीजिए। प्रवीण जी आप भी ठीक है। चलिए मुझे लग रहा है कि आज आपसी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो गया भाई, ठीक है चलिए बस बहुत हो गया। पंगाल जी जी देखिए, ये तो लगता है कि ये मंडी लेके जो आ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, बीजेपी के प्रवक्ता क्वेश्चन ये है कि जब ऑलरेडी मंडी उपलब्ध है, प्राइवेट खरीद करता है उसके फालतू रेट देने की हालत में मंडी। पंगाल जी अगर थोड़ा सा पॉसिबल है तो माइक के पास में आकर के बोले, आपकी ऑडियो कट रही है, माइक के पास बोले थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं, आवाज ठीक नहीं आ रही। एक बीजेपी के प्रवक्ता से एक कहना चाहता हूँ, हमारे पास मंडियां हैं, जब हमारे पास मंडियां हैं तो आप पैरेलल मंडियां क्यों खड़ी कर रहे हो देश में? प्राइवेट जो व्यापारी उस एमएसपी से ऊपर खरीदना चाहता है तो वो क्या खरीदते, बाहर क्यों खरीदना चाहता है वो? आप इस पे जवाब क्यों नहीं देते? देश पूरा जान चुका आपके बिलों की सच्चाई क्या है, इन बिलों के पीछे मकसद क्या, और आप बात कर रहे थे
की क्या प्रोडक्टिविटी, आप मेरे को प्रोडक्टिविटी आज तक क्या फायदा हुआ है, कितने रिलायबल है अभी तक हरियाणा या इंडिया में की डैम की व्यवस्था? अभी तक ये बड़ी हवाई चीजें हैं, यहाँ पे बिल के लड़ाई भी नहीं है, हमारी व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती है। चलिए मनोज जी, आपकी ऑडियो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है, मैं उसको सही करवाता हूं, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शिव कुमार जी बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछें। आयुष जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। जो एफसीआई की नई गाइडलाइंस आई है पर गवर्नमेंट की, उसमें सिर्फ 2 फसलों का जिक्र किया गया, सिर्फ धान का और गेहूं का। इन्होंने सारी फसलें उससे बाहर निकाल दी और ये धीरे धीरे आड़तियों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं प्रवीण जी से जानना चाहूंगा, क्या इसी प्रकार सभी आड़तियों को खत्म करोगे आप लोग? आड़तियों ने क्या बिगाड़ा आप लोगों? प्रवीण जी बहुत जल्दी से एक लाइन में जवाब दें। प्रवीण जी एक लाइन में गवर्नमेंट का साथ है, आड़ती किसान की परछाई है, उसके बारे में बताएं क्या आप ऐसे करोगे? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ शिव कुमार जी, क्या हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर गेहूं और धान के अलावा केंद्र ने कोई फसल और खरीदी थी इससे पहले कभी भी, जब से हरियाणा बना है? हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे गेहूं के साथ साथ धान के साथ साथ सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, मूंग, मक्का, ये हरियाणा सरकार खरीदती है अपने पैसे से। केंद्र सरकार गेहूं और धान खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिव कुमार जी। और ये आप जब से खरीद शुरू हुई है, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा हरियाणा पंजाब का। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात कहूंगा, अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि साहब आड़ती जो है, देखिए आड़ती जो है वो कह रहे हैं कि हमारी आड़त कम कर दो। ये शायद भूल रहे हैं कि आड़ती भाइयों ने तो बाकायदा ट्राई की थी कि 2% से हमारी आड़त बढ़ा के 2.5% करो, तब सरकार ने 2.5% की थी। दूसरी बात, अरे फसलें और दे दो। चलिए अब इसी के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, समय नहीं मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज फसल खरीदी का दूसरा ही दिन था, कुछ समस्याएं जरूर आई हैं और समस्याओं पर ही आज हम लोगों ने चर्चा की और देखना यह है कि अब आगे ये फसल की खरीदी सुचारू रूप से कैसे चलती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।